साथियों नमस्कार। मैं नीरज तिवारी ज्ञान विभव के इस शिक्षण प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और मूल्यांकन। चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, यानी कि प्राइमरी हो या अपर प्राइमरी, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लगभग 2 से 3 नंबर का इससे जरूर पूछता है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, चूंकि इसमें आपका असेसमेंट है, एवोल्यूशन है, असेसमेंट के टाइप हैं, यानी कि आकलन, मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ऐसे तमाम चीजें आती हैं जिससे ये प्रश्न पूछता है। तो मित्रों, आज हम इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आकलन का क्या अर्थ है, आकलन होता क्या है। हम लोग बैठे रहते हैं, कहते हैं कि मैं तो पहले ही आकलन कर लिया था। भाई कर तो लिया था, लेकिन बेसिकली है क्या आकलन। क्लास में बैठे रहते हैं, अध्यापक कह देते हैं मैंने तो आपका आकलन कर लिया था बेटा, आप कुछ करोगे या नहीं करोगे। वो क्या होता है, आइए उसके बारे में हम जानते हैं। साथियों, आकलन का अर्थ होता है किसी चीज, व्यक्ति या स्थिति का मूल्यांकन करना या उसकी गुणवत्ता, मात्रा या योग्यता का निर्धारण करना कि यह लड़का इतने परसेंट मार्क्स लाया है तो यह इस प्रकार जा सकता है, नहीं जा सकता है। आकलन क्लासरूम में एक अध्यापक करता है छात्रों का, या एक दुकानदार करता है सामान का। तो बेसिकली हम यहाँ सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं, तो आकलन क्या है, टीचर्स को करना है। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो किसी चीज को मापना या समझना, या किसी काम को जांचना या उसमें सुधार के लिए सुझाव देना, किसी व्यक्ति की क्षमता या ज्ञान का पता लगाना इत्यादि चीजें आकलन में आती हैं। इसमें कुछ याद रखने वाली बातें हैं। क्या, आकलन का उद्देश्य केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं होता, बल्कि उस जानकारी का सही उपयोग करके सही निर्णय लेना भी होता है। और आकलन एक ऐसी चीज है जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन एक समय के लिए नहीं होती, ये कंटिन्यूअस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हु असेसमेंट, तो वी कैन से दैट द असेसमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि आकलन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके कुछ टाइप होते हैं, उसको हम देखते हैं। एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक होता है आपका समेटिव असेसमेंट, यानी कि रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन वो होता है जो क्लासरूम के दौरान चलता है, और योगात्मक आकलन होता है जैसे कि जो परीक्षाएं हो गई और बाद में हम फीडबैक लेते हैं या करते हैं, तो वो आपका होता है योगात्मक आकलन। जैसे क्लासरूम में जब चर्चा होती है तो शिक्षक बच्चों से सवाल पूछते हैं, बच्चों की प्रतिक्रिया आती है, उस आधार पर शिक्षक समझ पाता है कि इस टॉपिक को बच्चा कितना समझ पाया है। तो ये सब आता है जो क्लासरूम के दौरान चलती हैं, वो हमारी होती हैं रचनात्मक आकलन। जैसे हम ऑनलाइन क्विजेस कोई दे दिए, क्लास में बैठे हैं, कोई एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एक जैसे बच्चा को हमने दे दिया कि 2 से 20 तक की टेबल लिखनी है, पहाड़ा लिखना है। अब बच्चा तो उस पर काम कर रहा है, उसके साथ साथ बच्चा, अध्यापक कार्य बीच बीच में उसको फीडबैक भी दे रहे हैं। तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, रचनात्मक आकलन के, यानी कि जो एक साथ चलते हैं, क्लासरूम के दौरान चलते हैं, वो हमारे रचनात्मक आकलन कहलाते हैं। अब आता है आपका समेटिव असेसमेंट, यानी कि योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन वो होते हैं जो बिल्कुल अंत में किए जाते हैं। जैसे बच्चा पढ़ लिया, परीक्षा दे लिया, तब उसके बाद उसके जितने नंबर आए उस हिसाब से हम असेसमेंट करते हैं। जैसे वार्षिक परीक्षा के बाद या मिड टर्म टेस्ट के बाद या कोई ग्रेड पॉइंट हम लगाए हों, तो उस हिसाब से, यानी कि साल भर की पढ़ाई के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा जिनके ज्ञान का मूल्यांकन होता है, वो क्या होता है, समेटिव असेसमेंट होता है। बच्चा साल भर पढ़ाई किया, फिर उसका एक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा हो, उसके आधार पर जो नंबर आया उस हिसाब से हम आकलन करते हैं। तो साथियों,
ये हमारा क्या कहलाता है, समेटिव असेसमेंट कहलाता है, यानी कि योगात्मक आकलन कहलाता है। तो रचनात्मक आकलन क्या होता है, जो क्लासरूम के दौरान चलता है वो रचनात्मक यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। और जो योगात्मक आकलन होता है वो क्या होता है, एक समय समय पर किया जाता है। जैसे वार्षिक परीक्षा हो गई, कोई मिड टर्म आया, या मंथली टेस्ट के बाद सपोज करो 2 चैप्टर कंप्लीट किए, उसके बाद अध्यापक ने एक टेस्ट रख लिया, क्लासरूम टेस्ट रखा। तो अब वो क्या हुआ, ये समेटिव असेसमेंट आया। और जैसे एक टॉपिक सपोज कीजिए, हम टेबल पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्लासरूम का टॉपिक है टेबल, और उसी के दौरान जो चर्चा होगी, जो प्रश्न पूछे जाएंगे और जो बच्चों की प्रतिक्रिया आएगी, वो हमारा क्या होगा, योगात्मक आकलन होगा। और जो 2 चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद जब मिड टर्म टेस्ट होगा, वो क्या होगा, हमारा समेटिव असेसमेंट आएगा। इससे कई बार प्रश्न पूछे भी गए हैं, ठीक है। अब आता है मित्रों हमारा कौन सा, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। इट इज अ मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि हम कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द सीटेड पेपर 1 एज वेल एज फॉर अ सीटेड पेपर 2, यानी कि प्राइमरी सेक्शन एंड अपर प्राइमरी सेक्शन। Our topic is assessment for learning, assessment of learning and assessment as learning, यानी कि सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन एंड सीखने के रूप में आकलन। सीखने के रूप में जो आकलन होता है वो सेल्फ असेसमेंट किया जाता है, जहां स्वयं को चेक करना है। अच्छा, सीखने के लिए आकलन हम देखते हैं क्या होता है। इसमें शिक्षक निरंतर छात्रों के स्तर का मूल्यांकन करते हैं और फीडबैक देते हैं, ताकि बच्चा अपने प्रॉब्लम्स को समझ सके और उसको सुधार के लिए अधिक प्रयास कर सके। क्या कर सके, जैसे क्लासरूम चल रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, यानी एक प्रकार का असेसमेंट फॉर लर्निंग, वी कैन से दैट इट इज अ टाइप ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, इट इज अ टाइप ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, वी कैन से, नॉट क्लियरली बट हम कह सकते हैं। इसमें शिक्षक क्या करते हैं, छात्रों को बराबर फीडबैक देते रहते हैं, जिससे कि मतलब उनका मूल्यांकन करते हैं, आकलन करते हैं और फीडबैक देते हैं, जिससे छात्रों को उनको कमजोरियों का पता लगे और उनको सुधार के लिए वो अच्छे से प्रयास कर सके और अपने आप को बेहतर बना सके। अब आता है सीखने का आकलन। यह छात्रों के सीखे हुए ज्ञान का अंतिम मूल्यांकन करने के लिए होता है, यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग एक समग्र और अंतिम मूल्यांकन प्रक्रिया है। जैसे कि बच्चा सीख लिया, टेबल पूरा कंप्लीट करना, या मैं कह सकूं कि सम्स या जोड़ घटाना गुणा भाग चारों को सीख लिया, अध्यापक ने सिखा दिया और बच्चा भी सीख लिया। उसके बाद टीचर ने क्या किया, एक छोटा सा टेस्ट रखा और उसका जो नंबर आया उस हिसाब से जो आकलन अध्यापक किया, वो क्या कहलाता है, सीखने, यानी कि अंतिम मूल्यांकन होता है। सीखने के बाद जो परीक्षा दे रहा है, जो मार्क्स आ रहा है, तो वो अंतिम मूल्यांकन होता है, क्या, सीखने का आकलन। अब आता है हमारा असेसमेंट एज लर्निंग, यानी कि सीखने के रूप में आकलन, सेल्फ असेसमेंट। सीखने के रूप में आकलन एक ऐसी पद्धति है जो अपनी छात्रों को अपनी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाती है, यानी कि जो बच्चा स्वयं सीखता है, सेल्फ असेसमेंट के माध्यम से बच्चा अधिक एक्टिव होता है, किसमें, सीखने के लिए। यानी कि यह एक ऐसी शिक्षक, यानी कि बच्चे को स्वयं का मूल्यांकन करता है, तब बच्चा समझ पाता है कि हम यहाँ कमजोर हैं, तो उस पर अधिक प्रयास करता है। और इससे क्या होता है, छात्रों की क्वालिटी इंप्रूव होती है, यानी कि उनकी सीखने की क्षमता क्या होती है, अधिक गुणवत्ता बढ़ जाती है और वो अच्छे से सीखते हैं। सेल्फ असेसमेंट मैं कहता हूँ सिर्फ प्राइमरी या अपर प्राइमरी के लिए नहीं, जीवन के हर एक महत्वपूर्ण स्टेज के लिए जरूरी है। अध्यापक को सबसे पहले अपना सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए कि मैं क्लासरूम में जा रहा हूं तो मैं प्रिपेयर हूं कि नहीं, चाहे वो प्राइमरी लेवल का शिक्षक हो, अपर प्राइमरी लेवल का हो, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन लेवल का टीचर।
छात्रों को, बच्चों को, अगर छात्रों के लिए सेल्फ असेसमेंट है तो अध्यापकों को भी समझना चाहिए। तो सीखने के रूप में आकलन सेल्फ असेसमेंट है। यहाँ बच्चा, यह छात्र को सीखने की प्रक्रिया में अधिक भागीदार बनाता है कि मैं कहाँ कमजोर हूँ, मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। छात्र इससे अधिक सीखता है और उसकी गुणवत्ता, और उसकी क्या होती है, क्वालिटी इम्प्रूव होती है। छात्रों की क्वालिटी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। छात्रों की क्वालिटी इम्प्रूव होती है, ठीक है। आ, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा मूल्यांकन। क्या आता है हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन का अर्थ है किसी चीज या व्यक्ति, कार्यक्रम या प्रक्रिया के गुणों, क्षमताओं या प्रगति या प्रभाव का मापन, मूल्यांकन और निर्धारण करना। यानी कि किसी चीज का, किसी कार्यक्रम को आकलन करके उसका मूल्यांकन करना, उसका मूल्य निर्धारण करना। एक चीज हमने देखा कि भाई ये 500 तक की है, या एक बच्चा एग्जाम दिया, उसमें देखा कि 100 नंबर का पेपर था तो ये 90 नंबर तक ला सकता है। हम मूल्यांकित करते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। अच्छा, मूल्यांकन का सिर्फ यह मतलब नहीं है कि केवल स्कोर करना विद्यार्थियों के लिए, बल्कि यह भी बताता है कि उसने सीखा क्या है। सपोज कीजिए अध्यापक कॉपी चेक कर रहा है, एक प्रश्न में 10 नंबर का मार्क्स था, उसमें 4 नंबर लाया। और जब वो गया कि सर यहाँ पर केवल 4 नंबर क्यों है, अध्यापक उसको बताएगा कि बेटा आपने यहाँ मिस्टेक किया है, ठीक है ना। क्या बताएगा, बेटा आपने यहाँ पर मिस्टेक किया है इसलिए आपके 4 नंबर है। तो छात्रों को यह भी पता लगेगा कि मैं यहाँ गलती किया हूँ और इससे मैं बेहतर सीख सकता हूँ। और वही एक छात्र है जो 10 में से 10 पाता है, तो बच्चों को पता है कि मैं अच्छे तरीके से सीखा हूँ। तो मूल्यांकन का मतलब सिर्फ स्कोर करना नहीं, उससे यह सिद्ध होता है कि बच्चा कितना सीखा है और किस तरह से बेहतर कर सकता है, ठीक है। अब आता है मूल्यांकन 2 प्रकार के होते हैं। पहला आता है आपका मात्रात्मक मूल्यांकन यानी कि क्वांटिटेटिव एवोल्यूशन, और दूसरा आता है आपका गुणात्मक मूल्यांकन। मात्रात्मक मूल्यांकन वो होते हैं जिसको हम पेपर यानी कि क्वेश्चन पेपर है, 10 नंबर का पेपर है, 5 नंबर यानी कि जो अंकों से प्रमाणित करते हैं, वो हमारा क्या होता है, मात्रात्मक होता है। और गुणात्मक होता है जो विवरण, कहानियों या शब्दों से हम जो प्रमाणित करते हैं, वो हमारा क्या होता है, गुणात्मक मूल्यांकन कहलाता है। यानी कि अंकों के माध्यम से मात्रात्मक, और कहानियों, विवरणों के माध्यम से जो हम प्रमाणित करते हैं, वो हमारा क्या होता है, गुणात्मक मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन की कुछ विशेषताएं होती हैं, यानी कि वैलिडिटी। हम जो मूल्यांकन कर रहे हैं उसकी वैलिडिटी यानी कि उसकी वैधता कितनी है, यानी कि मूल्यांकन वैध होना चाहिए। यानी यह वास्तव में उस चीज को मापना चाहिए जिसका आकलन किया जा रहा है। हम कॉपी चेक कर रहे हैं, हम आकलन कर रहे हैं कि कितना अच्छा लिखा है, तो यह वैध होना चाहिए कि जितना लिखा है हम उतना मार्क्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। सपोज कीजिए बच्चा 10 नंबर का पेपर है और बच्चा बहुत अच्छा किया है, वो 9 नंबर तक का हकदार है, लेकिन हम 7 नंबर दे रहे हैं, तो क्या करें, ये वैध नहीं है, ये वैध नहीं है। और वहीं एक बच्चा जो 5 नंबर तक का हकदार है उसको हम 9 दे रहे हैं, तो यह भी वैध नहीं है। तो मूल्यांकन में वैधता बहु यानी कि वैलिडिटी बहुत जरूरी है। कितना बच्चा वास्तव में जो आकलन हम कर रहे हैं उसको अच्छे से मूल्यांकन कर रहे हैं कि नहीं, इस ये क्या है, वैलिडिटी, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता, मूल्यांकन हमारा विश्वसनीय होना चाहिए, यानी कि यदि दोबारा किया जाए तो समान परिणाम मिले। हमने एक बार कॉपी चेक कर लिया और हमारे प्रधानाध्यापक आ रहे हैं, पुनः चेक करते हैं, इतना विश्वसनीय मूल्यांकन होना चाहिए कि उसका प्रमाण क्या हो, परिणाम उसका सेम हो। इस प्रकार से मूल्यांकन प्रमाणित हो, हमारा व्यापक होना चाहिए। मूल्यांकन शिक्षार्थियों के संपूर्ण विकास का आकलन करना चाहिए, न कि केवल उसके ज्ञान का। यह कंटिन्यूअस होनी चाहिए, यानी कि मूल्यांकन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यह भी लगातार चलती रहनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, यानी कि यह सुनिश्चित करती है कि मूल्यांकन परिणाम व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्त हो।
कोई अच्छा स्टूडेंट है जो मुझे व्यक्तिगत अच्छा लगता है, तो मैं उसको, अब वो 5 नंबर का हकदार है तो मैं उसको 9 नहीं दे सकता। या कोई 9 पा रहा है, कोई 9 नंबर का हकदार है, वो कभी मेरे साथ कुछ किया हो एज ए टीचर, मैं टीचर हूँ, स्टूडेंट हो, तो अब उसके मार्क्स में काट करके 5 नहीं कर सकता, फिर तो वस्तुनिष्ठता नहीं रही, वस्तुनिष्ठता नहीं रही। यानी कि मूल्यांकन पक्षपात से मुक्त होना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है मूल्यांकन के उपकरण, यानी कि द टूल्स ऑफ एवोल्यूशन। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे होते हैं एवोल्यूशन के, जैसे पोर्टफोलियो। मित्रों, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा कोई सीटेट का आज तक एग्जाम नहीं हुआ सिंस 2011 टू टिल नाउ, यानी कि 2011 से अब तक, ठीक है ना, से अब तक टिल नाउ ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जहां पोर्टफोलियो का जिक्र न हुआ। पोर्टफोलियो क्या है? एक डॉक्यूमेंटेशन है, यानी कि एक डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें छात्रों की तमाम सारी चीज़ों को, जिसमें उसके उपलब्धियों और कमियों सबको रखा जाता है। यानी कि क्या है, पोर्टफोलियो एक संग्रह है जिसमें व्यक्ति के काम के नमूने शामिल होते हैं, जिसमें विद्यार्थियों के विभिन्न प्रकार के शामिल होते हैं, जैसे लेखन, कला, प्रस्तुतियाँ, परियोजनाएं आदि। इनसे हम क्या कर देखते हैं, छात्रों के कमियों और उपलब्धियों को बता सकते हैं कि आप यहाँ लैग कर रहे हैं, यहाँ लीड कर रहे हैं। पोर्टफोलियो सिर्फ एक शैक्षणिक जानकारी नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारी भी प्रदान करती है कि आपका आचरण कैसा है क्लासरूम में, आपका व्यवहार कैसा है, आप अपने क्लासमेट्स से कैसे बात करते हैं, आप टीचर से आपका कैसा रिश्ता है। तो पोर्टफोलियो इज अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन in which all things are mentions, like writing, arts, presentations, your projects, each and every things are mentions in the documents, दैट इज नोन एज अ पोर्टफोलियो। यानी कि यह एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है जिसमें बच्चों की सभी चीज़ों का वर्णन होता है। इसके माध्यम से हम बच्चों की कमियां और उपलब्धियों को ही बता सकते हैं। ठीक है ना। अब आता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड सामान्यतः किसी भी जानकारी के एक संग्रह है, लाइक शैक्षणिक प्रदर्शन, व्यवहार आदि। अब इसमें क्या होता है, अवलोकन। इसका एक इसे रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्ड के बाद आता है तीसरा क्या हमारा, अवलोकन। शिक्षार्थियों के व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अवलोकन, यानी कि उनका व्यवहार क्या है और वो कैसे सीख रहे हैं, उसका ऑब्जर्वेशन है। और आता है फिर साक्षात्कार, इंटरव्यू। शिक्षार्थियों के साथ व्यक्तिगत या समूह चर्चा करके जानकारी एकत्र करना। बैठा के बच्चों को हम बातें करते हैं कि भाई जोड़ कैसे करेंगे, घटाना कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, या फिर इंग्लिश की कोई बुक है उसको कैसे रीड करेंगे। तो कलेक्ट करना, बच्चों के बातों को समझ जाना। अब आता है रूब्रिक्स। रूब्रिक्स क्या होता है, पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण, यानी कि जो हमारे दिमाग में पहले से बैठा हुआ है उसके आधार पर बच्चों का मूल्यांकन करना। ठीक है, वो क्या होता है, रूब्रिक्स होता है। एक रेटिंग स्केल होता है, एक मतलब मैं कह सकता हूँ ये एक नंबर सिस्टम टाइप का होता है, स्केल है जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं। एक स्केल के माध्यम से, सपोज करो 10 पॉइंट्स है तो बच्चा कहाँ तक पहुँच रहा है, 7 तक पहुँच रहा है, 6 तक पहुँच रहा है, 5 तक पहुँच रहा है, ठीक है ना, या 8 पहुँच रहा है या 9 पहुँच रहा है, कहाँ तक पहुँच रहा है, वो रेटिंग स्केल से। एक होता है चेक लिस्ट, यानी कि सही या गलत के रूप में हम इसको देखते हैं कि बच्चा सही है या गलत है। ठीक है। अब आता है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, सीसीई। यह एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जो शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित होती है। सिर्फ मैं कहूँ नंबर पे नहीं डिपेंड होती कि भाई ये एग्ज़ाम हुआ कितना मार्क्स लाया, 10 में से 10 में से 9 लाया,
ठीक है, ये तो उसमें लाया, किस में लाया, केवल किताबी पद्धति में। अब उसका आचरण क्या है, उसका ज्ञान क्या है, कहीं वो रट के तो नहीं लाया है, जो लिखा है उसके बारे में उसको नॉलेज है या नहीं। यानी कि बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जो ध्यान देती है वो क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यह भी एज पर द नेम कंटिन्यूअस, यह भी एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और शिक्षार्थियों के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों का व्यापक मूल्यांकन करती है। यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव, समय समय पर अच्छे से मूल्यांकन करती है, वो क्या कहलाती है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। समझ गया आप कि यह सिर्फ मार्क्स पर केंद्रित नहीं होती, यह बच्चों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित रहती है, जो कि शिक्षण अधिगम के दौरान चलती रहती है और बच्चों के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों का व्यापक मूल्यांकन करती है। अब एक आता है आपका स्कूल बेस्ड असेसमेंट, यानी कि स्कूल आधारित आकलन। ये क्या है, स्कूल आधारित आकलन वह प्रक्रिया है जिसमें स्कूल या शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रों की शैक्षणिक प्रगति, यानी कि संस्थान मूल्यांकन करता है बच्चों की शैक्षणिक प्रगति क्या है, कौशल क्या है, इनके समझ क्या है, जो हम पढ़ा रहे हैं समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये प्रोग्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं, और इनका कौशल यानी कि इनका ज्ञान बढ़ रहा है कि नहीं, इनकी बोलने की शैली क्या है, प्रेजेंटेशन की शैली क्या है। इस प्रकार से स्कूल मूल्यांकन करता है छात्रों का। यह आकलन स्कूल के शिक्षकों द्वारा किया जाता है। स्कूल तो भाई बिल्डिंगें तो करेंगी नहीं, टीचर्स करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां शामिल होती हैं, जैसे आपका कक्षा कार्य हो गया, गृह कार्य हो गया, मौखिक वार्तालाप हो गई, साक्षात्कार यानी कि बैठ के बच्चों से बातें करना हो गया, इत्यादि इत्यादि चीजें होती हैं जिससे क्या करते हैं, बच्चों का हम आकलन या मूल्यांकन करते हैं। स्कूल आधारित आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को अधिक और व्यक्तिगत बनाया जा सकता है। यानी कि टीचर जब फीडबैक लेता है, बच्चों को बताता है कि भाई आप मैथ में यहाँ लैग कर रहे हैं, आप यहाँ लैग कर रहे हैं, तो बच्चा क्या करता है, उसको अच्छे से समझता है और यह अधिक प्रभावशाली होता है और बच्चा सीखने की प्रक्रिया में अधिक निपुण होता है और अच्छा ग्रोथ करता है। समझ रहे हैं, और इससे बच्चों को उनको वास्तविक क्षमता का पता लगता है कि मेरी कैपेसिटी क्या है, वर्तमान में मुझे अधिक मेहनत करनी चाहिए या समझ के कार्य करना चाहिए या रटना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चों का ये बच्चों के सफल भविष्य के लिए अच्छा, एक मैं कह सकता हूं कि एक नींव देता है। तो स्कूल बेस्ड आकलन ये आपका हो गया। अब आते हैं, हम कुछ प्रश्न लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपका है कि शिक्षक के लिए, शिक्षक सीखने के आकलन और सीखने के लिए आकलन और सीखने के आकलन दोनों का उपयोग कर सकता है। कहाँ कर सकता है, सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन का उपयोग शिक्षक कहाँ कर सकता है। बच्चों के प्रगति और उपलब्धि के स्तर को जाने, हाँ ठीक है। बच्चों की सीखने की जरूरतों को जाने, उनके अनुसार शिक्षक नहीं। आवधिक अंतराल पर बच्चों का नहीं, बच्चों की प्रगति की निगरानी करें और उनके सीखने के अंतराल को नहीं। सीखने के लिए आकलन और सीखने के आकलन दोनों हमारे क्या होते हैं, उपलब्धि के स्तर को जानने के लिए होते हैं। तो ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, दूसरा आता है, आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। आप ध्यान दीजिए, कौन सा प्रकार, उपलब्धि, भाई उपलब्धि तो संबंधित है, सतत भी संबंधित है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया से। नैदानिक, आप देखिए, नैदानिक मुझे लगता है संबंधित नहीं है, नैदानिक नहीं संबंधित है, निदान उपचारात्मक संबंधित है। तो नहीं का भाई नहीं, सी इज अ राइट आंसर। थर्ड वन देखते हैं, निर्देश के दौरान या उससे पहले किए गए मूल्यांकन को निम्न में से किसके रूप में जाना जाता है। यानी कि निर्देश के दौरान या उससे पहले किए, यानी कि मैं कह रहा हूं क्लासरूम के दौरान पूछ रहा है, तो कौन सा आंसर सही होगा, विच वन इज अ राइट आंसर। योगात्मक क्या होता है, योगात्मक आकलन हमारा वो होता है जो कंप्लीट होने के बाद, जैसे मैं इन क्वेश्चन को कंप्लीट होने के बाद चेक करूं या आप मुझे बताएं कि मेरे इतने नंबर आए, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स हैं, तो आप
मेरे 7 नंबर आ रहे हैं, मेरे ये 3 क्वेश्चन गलत हैं, तब हम डिस्कस करें, आपको बताएं तो वो क्या होगा, योगात्मक आकलन, ये कंप्लीट होने के बाद हो। अब ये क्या कह रहा है, निर्देश के दौरान यानी कि पढ़ाने के दौरान, तो रचनात्मक आकलन होता है जो क्लासरूम में पढ़ाने के दौरान चलता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम के लिए आकलन में क्या शामिल है। शिक्षण अधिगम से पहले और उसके दौरान व बाद में आकलन। ठीक है, आप लोग देखिए कौन सा सही है। क्या कह रहे हैं कि शिक्षण अधिगम से पहले, उसके दौरान व बाद में आकलन, तो पहला तो सही है। स्व आकलन सेल्फ असेसमेंट भी सही है। नहीं, सेल्फ असेसमेंट तो अलग होता है, ये गलत है, ये सही है। औपचारिक व अनौपचारिक पद्धतियों का प्रयोग बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। विद्यार्थियों व शैक्षणिक प्रक्रिया पर प्रतिपुष्टि, तो डी भी सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा, तो कौन सा सही है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब पांचवा देखते हैं, निम्न में से कौन सा उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है। यानी कि जो मैंने टूल्स पढ़ाए, ठीक है, यानी एवोल्यूशन के जो टूल्स पढ़ाए उसमें विश्वसनीयता भी है, वैधता भी है, वस्तुनिष्ठता भी है, अभिक्षमता नहीं है। तो भिन्न कौन सा है, ये है, डी इज द राइट आंसर। छठा देखते हैं, सतत तथा व्यापक मूल्यांकन सीसीई के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक व्यक्तिगत गुणवत्ता का मूल्यांकन नहीं है। नहीं आ गया। एक चीज याद रखना, एग्जाम में आप लोगों को कहीं भी नहीं दिखे तो सबसे पहले उसको गोला करना या अंडरलाइन करना, नहीं तो आप इसमें पॉजिटिव आंसर भी रहेंगे और नेगेटिव आंसर भी रहेंगे, तो आप पॉजिटिव आंसर को लगा देंगे, सोचेंगे हम सही हैं, और वो आंसर आपका गलत होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को मित्रों बहुत ध्यान से देखना। तो पहला है चित्रकारी, तो स्वच्छता, सहकारिता और अनुशासन। तो व्यापक यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के तहत कौन सा एक सामाजिक व्यक्तिगत नहीं है, स्वच्छता है, सहकारिता भी है, अनुशासन भी है, चित्रकारी नहीं है। तो नहीं का भैया नहीं, ए इज द राइट आंसर। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। हाँ, इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। अब आ गया क्या, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, यानी कि क्लासरूम में पढ़ाने के दौरान। क्या गया, तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, क्या योगात्मक सही होगा, नहीं, रचनात्मक, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज द राइट आंसर। ठीक है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया की बात कर रहा है। आठवां देखते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है शिक्षक को पाठ्यक्रम पूरी करने में मदद करना, नहीं, विचार प्रक्रिया पर बल देना या याद करने पर। देखो भैया, विचार प्रक्रिया पर बल देना और याद करने या रटने को हतोत्साहित करना। एक चीज, विचार प्रक्रिया पर बल देना और याद करने और रटने को हतोत्साहित करना, ये ठीक है। बच्चों की प्रगति से माता पिता को नहीं, प्रतिपुष्ट नहीं, फीडबैक देना ही नहीं है। विद्यालय के कामकाज की नहीं, इससे क्या मतलब है। शिक्षक को पाठ्यक्रम को, यही है, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या करता है, सर्वांगीण विकास को ध्यान देता है, उसको रटने से मना करना और विचार करने पर बल देना है। तो बी इज द राइट आंसर। अब आता है नौवां, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। यानी कि which one of the following is a मैं कह सकता हूं which one of the following is support the continuous and comprehension evolution। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो, ठीक है, मानकीकृत उपलब्धि पोर्टफोलियो, चलो, वृद्धि और अधिगम पोर्टफोलियो, यानी कि ये सी सही होगा। क्यों, क्योंकि वृद्धि और अधिगम यानी कि पढ़ाने और ग्रोथ दोनों की बात कर रहा है, सर्वांगीण की बात कर रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। 10वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। रचनात्मक मूल्यांकन, यह निर्धारित करना कि छात्र पहले से नहीं, रचनात्मक मूल्यांकन वो होता है जो क्लासरूम के दौरान। योगात्मक मूल्यांकन, इसमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ नहीं, ये क्या होता है, लास्ट में होता है। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, विशिष्ट विषयों पर महारत हासिल से नहीं। मानक संदर्भित मूल्यांकन, साथियों के प्रदर्शन की तुलना करना, ये ही सही है।
मानक संदर्भित होता है साथियों के प्रदर्शन के साथ अपने आप को तुलना करना। ठीक है, तो डी इज अ राइट आंसर। तो देखते हैं, तो ये यही है 10 क्वेश्चन है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को अगर कंप्लीटली देखेंगे तो बहुत आपको कुछ मिलेगा। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। ये आपका आंसर की है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। ज्ञान विभव CTET को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें भैया। आप सबसे हमारा निवेदन बा, भदोही, बनारस, चंदौली, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, प्रयागराज वाले भैया सब जने हमारे चैनल के अधिक अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक कंटेंट हम बनाए के दे सकी। अपने जॉब के साथ साथ मैं ये आप लोगों के लिए प्रिपेयर करता हूँ, कंटेंट बनाना, फिर PDF प्रिपेयर करना, फिर शूट करना, फिर अपलोड करना, थंबनेल क्रिएट करना, बहुत चीज़ें होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ज्ञान विभव आप लोगों को बहुत मदद कर रहा होगा। ज्ञान विभव का एक ही नारा, लक्ष्य आपका, विशेषज्ञता एवं समर्पण हमारा। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार।